पे अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी इसका उत्तर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्लीज डोंट डिस्टर्ब। माननीय सदस्य श्री जीतराम कटवाल जी ने सदन का ध्यान खींचा है और इको टूरिज्म पॉलिसी और कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन इकोलॉजी पर कोई नीति बनाने के बारे में, और उन्होंने बात रखी और सारे हाउस ने अपना कंसर्न इसमें जाहिर किया है। और काफ़ी सदस्यों ने जो विदेशों में गए हैं उन्होंने अपने विदेशों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। काफ़ी लोगों ने प्रदेश में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्यों वो सही निशाने पे नहीं पहुंच रहा है, उसकी बात की। और टूरिज़्म की कुल मिला के टोटलिटी में बात हो गई है। किसी ने हमारे रोपवेज़ की बात की है कि रोपवेज़ कैसे होने चाहिए, और बहुत लोगों ने, किसी ने रेलवेज़ की बात की है कि, और किसी ने जो है एयरपोर्ट्स की बात की है, हेली टैक्सीज़ की बात की है, और सब ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने जलाशय की बात की है, पॉन्ड्स की बात की है, तालाबों की बात की है, और ग्लेशियर्स की बात की है, पासिस और नदी झरनों की बातें आई, मणिकर्ण और वशिष्ठ के चश्मों की बातें आई। तो सब ने अपने अपने नज़रिए से, किसी ने धरातल पे क्या हो सकता है, किसी ने आसमान पे क्या हो सकता है, किसी ने रेल में क्या हो सकता है। तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट आज सामने आया है हाउस के। ये हम बड़े भाग्यशाली हैं कि कुदरत ने हमें बड़ा दिल खोल के दिया है, और ये बड़े लंबे अरसा से हिमाचल को स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर भी करते रहे हैं कि हम, हमारे सारे आबो हवा, हमारी पहाड़ियाँ, हमारी झरने, हमारी सारी उसको कंपेयर किया जाता रहा। शांता कुमार जी के टाइम में जब वो मुख्यमंत्री थे उसमें भी बातें हुई, बाद में भी, और उस समय से लेके लगातार ये बातें हो रही। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हम बहुत रिच स्टेट है सब चीज़ों को लेके, क्योंकि जड़ी बूटियों की बात हो गई, और चाय बगानों की बात यहाँ पे हुई है, और कईयों ने माउंटेन्स की बात की, किसी ने ट्रैकिंग की बात की है, किसी ने बर्ड्स की बात की है, किसी ने फोटोग्राफी की बात की है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बातें आई हैं। तो ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है किसने कि इसको हेरिटेज की बात आ गई, किलों की भी बात आ गई, मंदिरों की भी बात आ गई, हवेलियों की भी बातें आई हैं, एरोसिटीज़ की बात आ गई। सब ने अपने अपने हिसाब से जो है, होम स्टेज की बात आ गई, कुछ रीति रिवाजों की बात आ गई, रोटी की बात आ गई, धाम की बात आ गई। तो अगर आप देखें तो कितना हमारा प्रदेश कितना वास्ट है, और कितने एरियाज़ हमारे पास हैं जिनके चर्चा हुई है। तो पहाड़ों की बात हुई, पर्वतों की बात हुई, बर्फ़ों की बात हुई, तो आप सर्किट्स की बात हुई, हाइड्रो पावर की बात हो गई, सेब की बात हुई है, और झीलों की बात हुई है। लेकिन आज जो हम जिस स्थिति पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या चिंता बनी हुई है। जिस ढंग से हमारा पहाड़ दरक रहे हैं, क्या चिंताएं आज पूरे हिमाचल को सता रही हैं कि आज हम पूरे देश में चिंता का विषय बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक से टिप्पणियां हो रही हैं, और उसके बाद लोग हिमाचल को लेकर चिंतित हैं। टूरिस्ट यहाँ आने के लिए जो है पता कर रहा है कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कोई लोग होटल बेचने की बातें कर रहे हैं। तो ये स्थितियाँ जो पहले तो कहते थे कि हमें 4 लेन्स बनाने हैं, हमने आज कह रहे हैं कि 4 लेन्स हिमाचल में बनने भी चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, क्या ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने लंदन में अभी तक वही सड़कें रखी हुई हैं छोटी, लेकिन हमने जो है, जो उन्होंने अब बनाई थी, हमने बदल दिए वो सारे तौर तरीके। हमने कहा नहीं, हम तो चौड़ी सड़कों पे चलेंगे। जब पूरे देश की तरक्की जैसे हो रही है, हम भी उसमें शामिल होंगे। हमने ये तो देखा नहीं कि क्या हमारे पहाड़ जो है ये बिल्कुल यंग माउंटेन्स हैं, शैशव काल में हैं,
और जिस ढंग से इनकी कटिंग्स हुई हैं और जिस ढंग से सड़कें बंद हो रही हैं, मंडी से मनाली तक जाना मुश्किल हो गया, मंडी से कुल्लू तक जाना मुश्किल हो गया, आज बंजार में कोई गाड़ी नहीं चल पा रही है, आज ट्राइबल एरियाज़ की क्या बात हो रही है, आज मनी महेश में क्या हो रहा है, आज चंबा में क्या हो रहा है। चिंताएं भी सबकी बहुत बड़ी खड़ी हो गई हैं। जहां आप बात कर रहे हैं कि हमें टूरिस्ट को बुलाना है, टूरिस्ट तो तब आएगा जब हमारा ये जो सारा ताम झाम है, हमारा टूरिस्ट को इनवाइट करने वाला, अगर ये प्रॉपर होगा और एक सारे संसार में एक सिग्नल होगा कि हिमाचल में अगर आप जाओगे तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसलिए हिमाचल ने डेवलपमेंट बहुत हुई है, ऐसा भी नहीं है कि हम जो जहाँ से चले थे वहीं पे खड़े हुए हैं। जो सरकारें आई, निरंतर सरकारें आई, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। अब जैसे राणा जी कह रहे थे, एक सरकार आती है, दूसरी सरकार बदल देती है, तो गवर्नमेंट इज इन कंटिन्यूटी। सरकार जो चीज़ें हमारे सबके हित में हैं वो नीतियाँ आगे को चलनी चाहिए, और एक सरकार ने बनाई है, दूसरी को भी उसको कंटिन्यू करना है, ये हमारा फ़र्ज़ है हिमाचल के नागरिक होने के नाते। लेकिन आज बादल फट रहे हैं, आज हम इसमें फंसे हुए हैं कि बादल क्यों फट रहे हैं, इसकी स्टडी होनी चाहिए। आज हम इसमें फंसे हुए हैं कि नदियों के किनारे जो लोग बसे थे, क्या वो गलत बसे थे या कोई हमारी ऐसी गलतियां हो गई कि वो सारे लोग आज जो है उनके घर डूब रहे हैं, आज उनको जो है लोग डूब रहे हैं। इस साल भी जो है 150 लोगों की जानें चली गई हैं, पीछे भी जानें गई। पहले 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ, आज जो है फिर हम उसी मुहाने पे खड़े हैं। आज हम हाउस में प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। तो ठीक है, कुछ सदस्यों ने कहा, जैसे हंसराज जी ने कहा कि ये प्रस्ताव सामयिक भी है कि नहीं है, या लेकिन ये है कि हर चीज़ें निरंतर डिस्कशन में रहती हैं। जब असेंबली चल रही है तो हमें ये बातें चर्चा करनी है। और लेकिन जहाँ तक हमारे जलवायु परिवर्तन की बातें हो रही हैं, ठीक है, एक स्टडी ये भी हो रही है कि हिमाचल में बादल क्यों फट रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ गति से क्यों फट रहे हैं। और दूसरी स्टडी ये भी हो रही है कि नदियों के किनारे कितने दूरी तक लोग बसने चाहिए ये या नहीं बसने चाहिए। थर्ड विषय अभी आज सुबह भी आया था कि माइनिंग जो हो रही है, क्या माइनिंग की वजह से नुकसान है या कि जो है डीसिल्टिंग नहीं हुई नदियों की, या ड्रेजिंग नहीं हुई और वो हटना चाहिए था, मलबा हटना चाहिए था, रेत बजरी हटनी चाहिए थी वहाँ से, तो शायद शहरों में पानी ना आता। तो बहुत तरह के सवाल जो हैं आज हमारे सारे हाउस के सामने खड़े हुए हैं। उसी दौर में हमारा जो ये प्रस्ताव आया है, और वैसे तो हमारी सरकार ने जो हमारे गोविंद सागर हैं, पौंग डैम है, कोल डैम है, भाखड़ा डैम है, इसमें किस ढंग से हम टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे काम शुरू किया है। और मुझे लगता भी है कि आने वाले समय में जो है अच्छे नतीजे आएंगे। हमने देखा है कि स्विट्ज़रलैंड गए थे, वहाँ एक ही जगह पे 5,000 रोपवे लगे हैं। 5,000 रोपवे, आप वो इकॉनमी को देख सकते हैं कि किस ढंग से उनकी बूस्ट होगी। 2 स्टेज रोपवेज लगे हुए हैं। आप जुनफ्रा की रेल को देखो तो कहाँ पहाड़ पे चढ़ गई हुई है, कहाँ एक तरफ आप रेल से जाएंगे, दूसरी तरफ आप जो है रोपवे से जाएंगे, तो दुनिया कहाँ चली गई उसकी बात हम आज यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेकिन हमारी चिंताएं, हमारी ज़रूरतें, हमारी दिक्कतें, वो सब आप सारे सदस्यों के सामने है। लेकिन मैं क्योंकि समय 10 मिनट का है, जो इस पे जो जवाब आया है मैं वो भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र 27,948 किलोमीटर का है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र 55,676 किलोमीटर का 68.16% हमारे फॉरेस्ट हैं। 68% हम फॉरेस्ट हैं। हम अपने पेड़ों को काटने नहीं देते थे, आज दिन तक सब सरकारों की यही नीति रही है। और हम ये भी कहते रहे हैं कि हमें पेड़ ना कटने की एवज में केंद्र सरकार मदद करे, लेकिन वो आवाज़ आज दिन तक भी किसी भी जगह हमारी सुनाई नहीं दी। और आज हम लोगों को तो बचा रहे हैं पेड़ बचा के, लेकिन खुद जो है नुकसान झेल रहे हैं। राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति से जोड़कर उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और
परिस्थितिकी का संरक्षण करना है। नेचर से छेड़छाड़ किए क्या हो सकता है, उसमें हम टूरिस्ट को कैसे बुला सकते हैं, उसकी बातें यहाँ पे हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने वन, बर्फ से ढके पहाड़, जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण इको टूरिज्म के लिए एक आदर्श राज्य है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, झीलें और ट्रैकिंग मार्ग पर्यटकों को प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं। राज्य तो हमारा सर्वश्रेष्ठ है और इसमें हर चीज़ वो हमें हासिल है जो किसी भी राज्य में होनी चाहिए टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन स्थानीय समुदायों के लिए इको टूरिज्म का महत्व को देखते हुए इको टूरिज्म लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। गाइड, होम स्टे, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की बिक्री आदि से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति संभव है। पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है और स्थानीय लोग भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास की ओर प्रेरित होते हैं। इको टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय कला, संगीत, रीति रिवाज, खान पान के विश्व स्तर पर पहचान मिलती है। लोग आते हैं, अगर टेंट अकोमोडेशन में जाते हैं या जंगलों में जो हम इको टूरिस्ट साइट्स चयन करते हैं वहाँ पे आते हैं, जब वहाँ पे वो हमारे व्यंजन देखते हैं या वो हमारी संस्कृति देखते हैं या हमारे संगीत को देखते हैं, वो भी विश्व स्तर पर पहचान बनाती है। इको टूरिज्म के माध्यम से जंगलों, नदियों और जैव विविधता की रक्षा करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित किया जा रहा है। अब बात हो रही थी कि यहाँ पे इको टूरिज्म में क्या क्या हुआ। 2001 में इको टूरिज्म पॉलिसी बनी और 25 साल हो गए हैं। 25 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या हमने देखा, वो एक देखने की बात है। इसमें 2005 में भी नीति बनी, 2016 में भी हुई, 2017 में भी इसे संशोधित किया और फिर इको टूरिज्म 2017 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा अनुसार और 2021 और संशोधित वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 के दिशा निर्देशों संशोधित करके 2024 में एक और पॉलिसी अभी आई है। और तो जिस नीति की हमारे सदस्य अजीत राम कटवाल जी ने बात की, वो तो इसी गवर्नमेंट में हाल ही में नीति आई है और उसमें क्या जोड़ करना है, क्या हमें संशोधन करना है, वो बात अब आपके विचारों के माध्यम से उसमें किया जाएगा। इको टूरिज्म नीति 2024 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म स्टार्टअप योजनाएं कैसे चलानी है, हिमाचल प्रदेश के लिए इको टूरिज्म मास्टर प्लान कैसे बनना है और इसमें और लोकल लोगों को कैसे इसमें हमने शामिल करना है। 2020 में MOEF और CC के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए एक मास्टर प्लान बनाने की बात हुई और इस मास्टर प्लान में कुल 271 इको टूरिज्म स्थानों का चयन किया गया, 271। और वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश इको टूरिज्म नीति 2024 के अनुसार सभी वन मंडलों में इको टूरिज्म साइटों को चिन्हित करके इको टूरिज्म चैप्टर में शामिल किया जा रहा है, जिसकी अप्रूवल भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। तत्पश्चात इन अप्रूवल चैप्टर्स को संबंधित वन क्षेत्र की वर्किंग प्लान में शामिल कर उन्हें चिन्हित साइटों पर इको टूरिज्म गतिविधियां चलाई जा रही हैं। भारत सरकार ने अभी तक हिमाचल प्रदेश को 21 स्थानों पे ये गतिविधियां चलाने की इजाज़त दे दी है, जो कि प्रस्ताव यहाँ से गए थे। ये जो स्थान है ये इसमें शिमला ग्रामीण, पालमपुर वन मंडल, कुल्लू वन मंडल, पार्वती वन मंडल, सिराज वन मंडल, मंडी वन मंडल, आनी वन मंडल, ऊना वन मंडल, कुटलैहड़ वन मंडल, बिलासपुर वन मंडल, कोटगढ़ वन मंडल, धर्मशाला वन मंडल, हमीरपुर वन मंडल, कुनिहार वन मंडल, करसोग वन मंडल, रामपुर वन मंडल, राजगढ़ वन मंडल, ठियोग वन मंडल, नाचन वन मंडल, सुकेत वन मंडल और पांवटा साहिब वन मंडल है। 271 में से अभी तक हमारे पास 21 की अप्रूवल भारत सरकार से आ चुकी है, जहां पे हम गतिविधियां चला सकते हैं। और इको टूरिज्म साइट्स के लिए ऑपरेटर्स के चयन के लिए 2024 में 7 इको टूरिज्म साइटों के संचालन के लिए 2 चरणों में चयनित किया गया। इससे हमें जो पहले 2024 में 7 के में हमें 2,36,04,305 रुपये राज्य कोष में आए हैं, जो पहले 7 साइट्स का हुआ
और अब जो है 77 इको साइटों के आवंटन की प्रक्रिया चलाई गई है, जिनमें नारकंडा नेचर कैंप कोटगढ़ वन मंडल 21,63,95 वार्षिक दर पर, लॉग हट धर्मशाला धर्मकोट धर्मशाला वन मंडल 27,27,000 वार्षिक दर पर, गुलाबा पार्क कुल्लू वन मंडल 30 लाख वार्षिक दर पर और त्रिउंड वन धर्मशाला वन मंडल 55,500 वार्षिक दर पर आवंटित की गई है। अभी तक कुल 11 इको टूरिज्म साइटें आवंटित की जा चुकी हैं। टोटल 271 में से अभी तक 11 पे ही फैसला हुआ है और अगले चरण में 27 इको टूरिज्म साइटों के आवंटन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपया राज्य कोष में आएगा। इको टूरिज्म नीति 2024 के तहत सेल्फ आइडेंटिफाइड इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत संचालक स्वयं चयनित स्थलों पर इको टूरिज्म गतिविधियां चला सकेंगे। इसमें यह है कि कुछ लोगों ने जो पीछे बात आ रही थी कि साइट्स बंद कैसे हो गई, लोगों ने जो है जंगलों में पक्के मकान बना दिए, पक्के रेस्टोरेंट बना दिए। इसमें जो है अपने मड के हाउसेज बनाने थे और ऐसी गतिविधियां करनी थी, लेकिन लोगों ने देखा कि उनको अगर साइट्स मिल गई हैं तो उन्होंने ऐसे ऐसे पक्के रेस्टोरेंट्स बना दिए, पक्का फर्नीचर बना दिया, पक्की सड़कें बना दी ट्रेल्स की जगह। तो इसलिए जो है कुछ साइटें हो सकता है कैंसिल की गई हों जंगलों के संरक्षण के लिए। और इसके अतिरिक्त वन स्तर पर नेचर पार्क, नेचर ट्रेल्स, कैंपिंग साइट्स इत्यादि गतिविधियां के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जिनमें से लगभग 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अर्जित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग मार्गों के प्रबंधन के लिए ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली वन विभाग द्वारा कुल 245 ट्रैक चयनित किए गए हैं, जिन्हें वन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रैकिंग रूटों को कठिन, मध्यम और सॉफ्ट ट्रैकों में वर्गीकृत किया गया है। मोबाइल ऐप के विकास और वेबसाइट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। थोड़ा मैं तेजी से इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 मिनट 1 मिनट रह गया है। और ऑनलाइन बुकिंग के लिए 100 वन विश्राम गृहों, कैंपिंग साइटों को सक्रिय किया गया। हमारे जो फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस हैं वो भी आम जनता के लिए खोले गए हैं ताकि टूरिस्ट वहाँ पे आए। दक्षता निर्माण के लिए नेचर गाइड के रूप में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 2025 तक इको टूरिज्म गतिविधियों में शामिल होने के लिए 95 नेचर गाइड और HRH में चौकीदार के रूप में सेवा कर 135 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया है इको टूरिज्म का, जो कि हमारे वनों को संरक्षित रखते हुए उनसे छेड़छाड़ किए बगैर जो है उससे कैसे राज्य की आय हो और कैसे लोगों को जोड़ा जाए और कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, ये उससे जुड़ा हुआ विषय था। कटवाल जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने ये विषय आप यहाँ पे लेके आए और हमारे केवल सिंह पठानिया जी, हमारे त्रिलोक जी, इन्होंने तो बहुत ही गहन स्टडी करके बात अपनी यहाँ रखी। बाकी सदस्यों ने भी जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। 5 बज रहे हैं, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो है सवाल नहीं पूछा जा सकता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब संकल्प वापस लेने के लिए तो कह सकते हैं, संकल्प वापस लेने के लिए संकल्प वापस लेने आग्रह। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार जब सारे कदम उठा रही है, आप इस संकल्प को, जो माहौल बना है, जिस ढंग से सरकार ने भी उन सब बातों को माना है, आप इस संकल्प को अगर वापस लें तो हम आपके आभारी होंगे।